अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मेरे साथ आज रेडियोलॉजी की पूरी टीम बैठी हुई है ट्रॉमा इंस्टीट्यूट की, जिसमें डॉक्टर कोमल हैं कंसल्टेंट, सीनियर कंसल्टेंट हैं, और दूसरी रेजिडेंट भी हैं, और मेडिकल ऑफिसर हैं शायद, और जूनियर कंसल्टेंट भी हैं। तो इन लोगों की मौजूदगी में आज हम कुछ इनके सवालों के जवाब देंगे, और ये क्या अपने डायग्नोसिस इनकी ज़्यादातर अपने जो आती हैं इनके पास एमआर, सीटी, अल्ट्रासाउंड, तो उसमें जो कॉमन फीमेल की डिजीज़ है जैसे फाइब्रॉइड है, तो उसकी कितनी फ्रीक्वेंसी है, और उसके लिए इन लोगों के पास ये पेशेंट को ये तो डायग्नोज करके भेज देते हैं, लेकिन आगे इनको ऑप्शंस मैं बताऊंगा क्या क्या हैं, और ये भी सवालात मुझसे करेंगी। तो डॉक्टर कोमल को मैं दूंगा पहले कि वो अपनी ख्यालात का इज़हार करें। हाँ, जी सर। सबसे पहले तो हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि हमारे पास जो फाइब्रॉइड के इतने इश्यूज़ बढ़ गए हैं कि इंसिडेंटल भी बहुत मिलते हैं, या यूजुअली जो हमारे पास फीमेल्स आती हैं इसी मेनोरेजिया की कंप्लेंट के साथ आती हैं। यंग पेशेंट्स भी हमारे पास प्रेजेंट होती हैं फाइब्रॉइड्स के साथ। तो पहले तो ये होता था कि हम इनके लिए सर्जरी ही प्रेफर करते थे, लेकिन अब इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई है, जैसे कि हमारे डॉक्टर यूसुफ यहाँ पे कर रहे हैं, एंजियो एम्बोलाइजेशन के थ्रू फाइब्रॉइड्स का ट्रीटमेंट कर रहे हैं, जिसके कि मल्टीपल बेनिफिट्स हैं, जो सर हमें एक्सप्लेन करेंगे। तो सर सबसे पहले तो हमें ये बताएं कि इस बीमारी के जो आप इलाज कर रहे हैं, एंजियो एम्बोलाइजेशन कर रहे हैं, तो कंपैरेटिवली सर्जरी के तो डेफिनेटली इसके बेनिफिट्स हैं, लेकिन इसके सक्सेस रेट कितने हैं हमारे पास? थैंक यू डॉक्टर कोमल। इसकी सक्सेस रेट सर्जरी से भी ज़्यादा है। एक्चुअली ये 98-99% सक्सेस रेट है इसका, एम्बोलाइजेशन का। और सर्जरी से अगर आप इसको कंपेयर करें तो मायोमेक्टिंग के बाद जो है ना, फाइब्रॉइड्स रिकरेंस काफ़ी हाई रेट है उसका। दोबारा भी हो जाते हैं मरीज़, ऐसे मायोमेक्टमी के बाद मेरे पास काफ़ी आए हैं, फिर एम्बोलाइजेशन करा के गए, दोबारा वो नहीं आए मेरे पास। तो इसका सक्सेस रेट तो काफ़ी हाई है। और मायोमेक्टमीज़ क्योंकि गोल्ड स्टैंडर्ड है, पहले यही होती थी, और बहुत ज़्यादा फाइब्रॉइड हैं, बहुत बल्की हो गया है, तो हिस्टेक्टमी भी कर देती थी गायनेकोलॉजिस्ट। तो ऐसे मरीज़ फिर उनके पास कोई और ऑप्शन था नहीं। लेकिन अब क्योंकि इंटरवेंशन रेडियोलॉजी ने इतनी एडवांसमेंट कर ली है, तो हमारे मुल्क में कम हैं लोग करने वाले, तो इसलिए लोगों को पता नहीं है। तो ये वीडियो बनाने का मकसद भी ये है कि आप लोगों के थ्रू, वीडियोस के थ्रू, चैनल्स के थ्रू लोगों को पता चले कि फाइब्रॉइड का अब हिस्टेक्टमी या मायोमेक्टमी सिर्फ इलाज नहीं रहा, बाकी उनको बचाया भी जा सकता है। आपकी यूट्रस को फर्टिलिटी भी जो है ना बरकरार रहेगी उसकी, और उसके फाइब्रॉइड भी श्रिंक होके सूख जाएंगे बिल्कुल। और जो उसकी एक्टिविटी होती है, एक मेंस्ट्रुअल हाई मेंस्ट्रुअल साइकिल्स होते हैं, हेवी ब्लीडिंग हो रही होती है, बल्की एंड टेंडर एब्डोमेन होता है, वो सब रिजॉल्व हो जाते हैं विदाउट एनी सर्जरी। अच्छा सर, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो हमारे यंग फीमेल्स हैं उनका मेन कंसर्न होता है रिलेटेड टू फर्टिलिटी। तो जैसे एंजियोप्लाइजेशन हो रही है, इसमें रेडिएशंस का एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है, तो क्या इससे कोई फर्टिलिटी के इश्यूज होंगे? मतलब कंसीव करने के चांसेस सेम रहेंगे या कोई अफेक्ट पड़ेगा इन पे? रेडिएशन से जो रिलेटेड है ना, वो डेफिनेटली एक इशू है। रेडिएशन जो है वो टिश्यू को क्योंकि डैमेज करती है, थोड़ा बहुत असर पड़ता है। ओवरीज सेंसिटिव होती हैं काफ़ी, तो वो भी यूट्रस के साथ ही होती हैं, तो ओवरीज भी रेडिएटेड, उसमें रेडिएशन में आ जाती है। तो उसमें लेस देन 1% लोगों की इनफर्टिलिटी हो सकती है विथ रेडिएशन इंड्यूस। लेकिन रेडिएशन के अलावा जो एम्बोलाइजेशन करते हैं उसकी वजह से इनफर्टिलिटी नहीं होती। एम्बोलाइजेशन की जो इफ़ेक्ट है वो सिर्फ ट्यूमर को या फाइब्राइड को श्रिंक करने का काम है। ओवरीज के ऊपर कोई इफ़ेक्ट नहीं है, ना मेंस्ट्रुअल साइकिल पर इफ़ेक्ट पड़ता है, बल्कि रेगुलर हो जाते हैं साइकिल। और इसके अंदर मिसकैरिएज जो फाइब्रोइड की वजह से होती है, इरिटेशन की वजह से एंडोमेट्रियम की, वो भी ख़त्म हो जाती है। और कंसीव एक बार हो जाए लेडी, तो उसको रिटेन करने की भी ताकत बढ़ जाती है, बजाय इसके कि वो मिसकैरिएज हो जाए। पूछना था कि लॉन्ग टर्म कोई साइड इफेक्ट्स होते हैं इसके प्रोसीजर के? लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट एक ही है जो मैंने आपको बताया, लेस देन 1% जो इनफर्टिलिटी का कभी किसी पेशेंट पर हो सकता है। लेकिन मैंने कोई हज़ारों पेशेंट किए हैं, उनमें से एक आध पेशेंट का कोई ऐसा होता है इफ़ेक्ट कि वो कहती हैं कि अब मेंसेस ही मेरे बंद हो गए, तो वो बहुत कम है। तो उसका लॉन्ग टर्म का इफ़ेक्ट यही है सर। और बाकी जो अगर हम एम्बोलाइजेशन करते हैं उसमें कुछ मरीज़ ऐसे होते हैं बहुत ही रेयर, जिनको सेप्टिसिमिया डेवलप हो सकता है, तो उसकी फिर एंटीबायोटिक से हम कवरेज कर लेते हैं। अच्छा सर, इसके
यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन के बाद इसके रिकरेंस के क्या चांसेस हैं, इसका सक्सेस रेट जो है वो हमारे पास कितना है, जिस पे थोड़ा गाइडलाइन दे। एक मरतबा एम्बोलाइजेशन कर दी अगर और वो सक्सेसफुल हो गई है तो फिर इसके अंदर रिकरेंस का कोई चांस नहीं है। फाइब्राइड एक तो जो हैं ऑलरेडी वो भी श्रिंक हो जाएंगे और नए बनने का चांस भी ख़त्म हो जाता है। लेकिन मायोमेक्टमी के बाद ये नहीं होता, वो आपने मायोमेक्टमी की, निकाल दिए फाइब्रॉइड, लेकिन दोबारा भी बन सकते हैं फाइब्रॉइड, सीडिंग कहीं ना कहीं रह जाएगी। लेकिन एम्बोलाइजेशन के बाद क्योंकि हम नरिशमेंट ही बंद कर देते हैं ट्यूमर की, फाइब्रॉइड की, तो वो एक तो श्रिंक खुद भी हो जाते हैं और दोबारा भी होने का कोई चांस नहीं होता। अच्छा, मेरा सवाल ये है कि जैसे मल्टीपल फाइब्रॉइड्स होते हैं तो वो साइज़ डिपेंडेंट करता है कि किस साइज़ पे हमने करना है और किस साइज़ पे नहीं करना। और मेरा दूसरा सवाल ये है कि आफ्टर प्रोसीजर क्या कॉम्प्लिकेशन है, मतलब पेशेंट कितनी मोबिलिटी कर सकता है, कितने दिन बेड बाउंडेड रह सकता है, उसके और क्या क्या मतलब कॉम्प्लिकेशन डेवलप कर सकता है। पहला सवाल था कि जो क्या साइज, देखें ये सीडलिंग फाइब्रॉइड से लेकर और ह्यूज फाइब्रॉइड तक, कोई भी फाइब्रॉइड हो, वो सब म्यूकोजल हो, वो उसमें मायोमा में हो, आई मीन एक तो एंडोमेट्रियम होती है, एक मायोमेट्रियम होती है और एक सब सिरोजल होती है। तो तीनों किस्म के फाइब्रॉइड के अंदर ये ट्रीटमेंट ऑप्शंस बहुत इफेक्टिव है और साइज का कोई मैटर नहीं है। सीडलिंग से लेकर ह्यूज फाइब्रॉइड अम्बलाइकस तक आ रहा हो, बेशक उसको डिस्निया हो रहा है ड्यू टू ह्यूज मास इन द एब्डोमेन, और लेटने की भी तकलीफ हो रही है, बैठने की तकलीफ हो रही है, वो सब रिजॉल्व हो जाती है। ट्यूमर ऐसे सॉफ्ट हो जाते हैं जैसे कि पानी की थैलियाँ बन गई है, और वो आहिस्ता आहिस्ता श्रिंक होके बिल्कुल पिंग पोंग बॉल की तरह रह जाती है अंदर। और दूसरा सवाल आपका क्या था? हाँ, हाँ, पेशेंट का जो प्रोसीजर होता है ना, वो तो 15 से 20 मिनट का, आधे घंटा का प्रोसीजर है। लेकिन उसके बाद हमने 4 घंटे उसको रिटेन रखना है अपने हॉस्पिटल में, 6 घंटे एटलीस्ट ओवरनाइट ज़्यादा से ज़्यादा, और सुबह वो घर जा सकता है, अपनी नॉर्मल एक्टिविटी शुरू कर सकता है। अगर कहीं पर उसने जॉब पर जाना है तो वो भी कर सकता है, घर के कामकाज भी कर सकता है। हाँ, कुछ अरसे पेन रहता है, 10, 12, 15 दिन, वो हम पेन मैनेजमेंट के लिए उसे कोई 10-15 दिन के लिए टैबलेट्स पर रखते हैं, और दैट्स इट। और कोई लॉन्ग टर्म उसका कोई इफेक्ट नहीं, ना उसका हमने सीजर किया है, ना कोई उसको काट-पीट की है, ना एनेस्थीसिया दिया है। तो ये सारी चीज़ें उसकी होश और हवास में हो रही होती हैं, तो इसका कोई लॉन्ग लॉन्ग टर्म इफेक्ट नहीं है। फॉलो अप, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया। हाँ, फॉलो अप डॉक्टर साहब पूछ रही हैं कितने अरसे में होता है, तो फॉलो अप बहुत ज़रूरी है। मैं इस पर बताना भी चाह रहा था खुद। फॉलो अप का ये है कि पेशेंट ने एक बार एम्बोलाइजेशन करा के गई, उसके सिम्टम रिजॉल्व हो गए, उसको अल्ट्रासाउंड रिपीट कराने की ज़रूरत नहीं है, और खुदा के वास्ते अल्ट्रासाउंड बार बार ना कराए ऐसा पेशेंट। 6 महीने बाद हमारे पास आए, हम देखेंगे चीज़ें बेहतरी की तरफ होंगी तो 1 साल बाद बुलाएंगे, फिर 2 साल बाद बुलाएंगे। अगर उसने देखना है कि एम्बोलाइजेशन सक्सेसफुल है या नहीं हुई है, सबसे पहले तो उसके सिम्टम्स ही बता देंगे, और दूसरा उसका तरीका ये है कि एमआरआई विद कंट्रास्ट करा ले पेल्विस, तो उसमें वो नेक्रोसिस हो रही होती है वो नज़र आ जाएगी, एनहांसमेंट ही नहीं रहेगी। तो ये 2 तरीके हैं इसके। वो फॉलो अप इसके 2 साल तक रहता है हमारा, उसके बाद छुट्टी। सर जैसे फाइब्रॉइड्स के भी टाइप्स होते हैं, इंट्राम्यूरल, सब सीरोसल, सब म्यूकोसल, तो कोई कंट्राइंडिकेशन है या हर किस्म के फाइब्रॉइड की आप एम्बोलाइजेशन कर सकते हैं इसमें, या ऐसी पेशेंट्स में कोई और कंट्राइंडिकेशन जिस सूरत में आप ये प्रोसीजर परफॉर्म नहीं करना चाहते, मतलब? ये सब सिरोजल जो होते हैं बड़े फाइब्रॉइड्स, ये क्या होता है कि इनके पेडिकल पर डिपेंड करता है कि ये पेडिकल अगर शॉर्ट पेडिकल के साथ हैं तो जब एम्बोलाइजेशन करेंगे तो वो पेडिकल ब्रेक हो सकता है नेक्रोसिस की वजह से, वो फिर फ्री फ्लोटिंग वो एक एब्डोमिनल कैविटी में चीज़ रह जाएगी, लेकिन उसका कोई नुकसान नहीं है एटलीस्ट, ठीक है ना। वो श्रिंक ही होगा आगे जाकर जब ब्लड सप्लाई बंद होगी तो वो, बट दिस कैन हैपन, दिस कैन, ये हो सकता है। दूसरा एक होता है सब म्यूकोसल फाइब्रॉइड, जो कि म्यूकोस बिल्कुल एंडोमेट्रियल कैविटी में पेडंकुलेटेड पड़ा हुआ होता है, वो भी उसकी पेडिकल जो है ब्रेक हो सकती है। वो ब्रेक होगा तो वो एक्सपल्जन कर जाएगा थ्रू वजाइना, वो बाहर ही निकल जाएगा, और जो है ना उसका वो नामो निशानी ख़त्म हो जाएगा। इस तरह के जो फाइब्रॉइड होते हैं, तो सिर्फ सब सिरोजल जो बड़े फाइब्रॉइड होते हैं, पेडिकल अगर शॉर्ट होता है तो फिर वो डिटैच हो सकते हैं इनटू द एब्डोमेन, और कोई इसका और कोई कोई कंट्राइंडिकेशन? कंट्राइंडिकेशन नहीं है।
और सर हमारी ऑडियंस को प्लीज़ आप ये बताइएगा कि जैसे कराची में तो ट्रामा सेंटर में आप ये फैसिलिटी अब देते हैं, लेकिन जो हमारे इंटीरियर के पेशेंट्स हैं जो कराची में नहीं आ सकते, उनके लिए आप कहाँ कहाँ अवेलेबल होते हैं, ये फैसिलिटी वो कहाँ अवेल कर सकते हैं? इसके लिए मैं हैदराबाद जाता हूँ इसरा हॉस्पिटल में, वहाँ पर रेगुलर केसेस कर रहा हूँ। प्लस मैं गंबट भी जाता हूँ हफ्ते में 2 दिन, और रहीम यार खान भी जाता हूँ। तो ये मेरे 2-3 स्टेशन हैं। इन फ्यूचर मेरा इरादा है मीरपुर ख़ास, नवाबशाह जैसे शहरों में भी इसको शुरू किया जाए, क्योंकि ये बड़े शहर हैं, सख्खर है। तो इंशाल्लाह, लेकिन कोशिश मैं ये कर रहा हूँ कि वहाँ के जो डॉक्टर्स हैं, जैसे आप कंसल्टेंट हैं या कोई और रेडियोलॉजिस्ट है, वो खुद मुझसे ट्रेनिंग लेकर और इस काम को लें और इन रिमोट एरियाज़ में ये काम शुरू किया जाए। रादर देन एक अकेला बंदा तो हर जगह नहीं पहुँच सकता ना। तो वहाँ के लोकल बंदे ही अगर ट्रेन हो जाएँ और ये काम शुरू करते हैं तो सबसे अच्छा है। ये पूछना था कि आफ्टर एम्बोलाइजेशन जो फाइब्राइड होते हैं तो उसको श्रिंक होने में कितना टाइम लगता है? पेशेंट टू पेशेंट वेरिएशन होती है या सबका सेम टाइमिंग? छोटे फाइब्रॉइड तो कोई मैटर नहीं है, वो विदिन 6 मंथ्स रिजॉल्व हो जाते हैं। लेकिन अगर बड़े फाइब्रॉइड्स हैं, 5 सेंटीमीटर है, उससे बड़े या 10 सेंटीमीटर के, दैट टेक्स टाइम। उसमें तकरीबन एक एवरेज टाइम है कि 1 से 2 साल, 2 साल आप पक्का रख लें कि 2 साल बाद उनको ये इतने श्रिंक हो जाएँगे कि पिंग पोंग की बॉल के बराबर उसके जो है ना साइज़ रह जाएगा। अगर 10 सेंटीमीटर का है, या कोई 5 सेंटीमीटर का है तो 2 सेंटीमीटर का, लेकिन वो सब इनएक्टिव होंगे। उसकी कोई बायोलॉजिकल एक्टिविटी नहीं होगी कि मेंस्ट्रुअल हेवी साइकिल चल रहे हैं, पेन चल रहा है, उसकी लाइफ डिस्टर्ब है, वो सब चीज़ तो 2 महीने में सेट हो जाएगी। लेकिन साइज़ जो श्रिंक होने का टाइम है ना, दैट आपने भी बताया कि वो वेरी करता है। छोटे हैं तो वो जल्दी श्रिंक हो जाएँगे, बड़े हैं तो थोड़ा टाइम लगता है। बट उसके लिए वही बात मैं करूँगा कि अल्ट्रासाउंड करा के दोबारा मुझ, और अल्ट्रासाउंड वालों के एक कमेंट्स लेकर, नहीं ये तो इतना बड़ा पड़ा हुआ है, अभी भी मांस पड़ा हुआ है, वो तो बताएंगे कि हाँ मांस पड़ा हुआ है, लेकिन हम तो कह रहे हैं कि वो मांस स्लो स्लो रिग्रेस होगा, प्लस बायोलॉजिकल एक्टिविटी उसकी खत्म हो जाएगी। नेक्रोसिस देखनी, वो एमआरआई पर पता चलेगी। तो बहुत शुक्रिया भाई, आज रेडियोलॉजी की टीम मेरे पास बैठी हुई है, ट्रॉमा सेंटर की, मुझे बहुत खुशी है। तो इस तरह की मैं अवेयरनेस क्रिएट करना चाह रहा हूँ ताकि इंटरवेंशन रेडियोलॉजी की पता चल सके लोगों को। जी, और भी डिजीजेस बहुत सी हैं, जैसे आपसे उनको मैं वक्तन फ़वक्तन डिस्कस करता रहूँगा। डॉक्टर कोमल का ख़ास तौर पर बहुत शुक्रिया, और ये बच्चियाँ बैठी हुई हैं ख़ास तौर पर, इनका भी बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू।